नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल खुर्जा कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो 2026 में आपकी पॉलिटेक्निक की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैंने 300 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिसमें हर सेक्शन में 100 क्वेश्चन को मैंने यूज किया है। फिजिक्स में 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन और 100 ही क्वेश्चन हैं आपके मैथ के। लेकिन आपको बता दूं, आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 25 होंगे आपके फिजिक्स के। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाओ, और हर चैप्टर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आपका सारा कुछ कवर हो जाए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सभी को पता है कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा। दूसरा, यानी कि ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा। दूसरा, आपके पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 100 के 100 क्वेश्चन करके आना। जो भी आपको ऑप्शन सही लगे पहले उसे क्लिक करो। जो क्वेश्चन नहीं आए अपना टाइम बचाना, जो कोई अब क्वेश्चन नहीं आए उसे बाद में क्लिक करना, ठीक है। उसका आंसर फिर चाहे जो भी आपको सही लगे उससे मिलता, मान लीजिए जैसे पहले क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही है, दूसरा आपको नहीं आ रहा, तो कोशिश करें दूसरा क्वेश्चन अगर नहीं आया है तो दूसरे क्वेश्चन का भी ऑप्शन आप बी ही लगा के आए, ठीक है। इससे चांस बनते हैं कि आपका आंसर शायद सही हो जाए। पॉसिबिलिटी बनती है 60% कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे एक बार जो महत्वपूर्ण हमने कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं वो पढ़ लीजिए। देखिए, हमारे कोचिंग सेंटर का नाम है खुर्जा कोचिंग सेंटर। हमारा नाम है राहुल कुमार। मैं मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ और मैथ एक्सपर्ट भी हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ। 4 जून को जिन बच्चों की परीक्षा होने वाली है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, जिसमें सफलता का एकमात्र रास्ता यही है कि सही मार्गदर्शन आपको मिले और सटीक अभ्यास आपका हो जाए। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी निर्देश। यह प्रश्न बैंक विशेष रूप से जी कप 2026 परीक्षा के लिए नवीनतम पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इस संग्रह में कुल 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने शामिल किए हैं, जिन्हें 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक है। दूसरा है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, जो 101 से 200 तक है। अगला सेक्शन है भाग 3 गणित यानी कि मैथमेटिक्स, जो 201 से 300 तक उसके क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ सटीक उत्तर दिया गया है, ताकि परीक्षा के अंतिम समय में आपका त्वरित और संपूर्ण रिवीजन हो सके। यानी कि जल्दी, त्वरित का मतलब है जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। सभी प्रश्नों को बिना किसी रिपीटेशन के हमने यहाँ पे शामिल किया है, ताकि कम समय में ज्यादातर आप अपने सिलेबस को कवर कर सकें। और नेगेटिव पॉइंट से बचने के लिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्पों का चयन करके अभ्यास करना और उन्हें याद करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, तो शुरू करता हूं, आपके क्वेश्चनों की ओर आपको लेके चलता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। तीसरा क्वेश्चन है, बल का मात्रक ऐसा ही पद्धति में क्या होता है? तो न्यूटन होता है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब की इकाई होती है। कैंडेला मात्रक किसका है? ज्योति तीव्रता का। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, ये मात्रकों से मैंने क्वेश्चन कुछ लिए हैं जो काफी इंपोर्टेंट है, आएगा जरूर इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन। हर्ट्ज, हर्ट्ज का जिसे एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मापने की यूनिट होती है?
इससे के द्वारा हम तरंगों की आवर्ती मापते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि तरंगों की आवृत्ति लिखी गई है। देखिए, तरंग दैर्घ्य, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की आवृत्ति, ऑप्शन मिलते जुलते दिए हैं बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए। मैं बोलने में कंफ्यूज हो गया तो आप भी समझें। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे तब उसका उत्तर देंगे। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो विद्युत धारा का जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। एम्पियर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। एक खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किससे संबंधित है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है जिसकी कोई विमाएं नहीं है? तो वो है विकृति, बाकी सबकी विमाएं होती हैं। ठीक है, पढ़ लेना ऑप्शन को। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? तो ऊर्जा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बाकी जो है इसमें वो नॉन स्केलर है, वो सदिश है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? संवेग। संवेग आपकी जो है सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग यानी कि मूवमेंट और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वो है आपकी द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है? तो समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है उसके द्वारा इसे हम समझा सकते हैं। बल का गुणनफल क्या होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण बल का गुणनफल होता है। सूत्र है ना, F बराबर ma। F बराबर जो ma है वो ही इसका सूत्र है। देखो, जो द्रव्यमान है उसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, त्वरण है उसे a से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का वजन कहाँ सबसे अधिक होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसका ऑप्शन है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि? आंसर आएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। ठीक है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, इसलिए वो ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है। जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो टॉर्क होता है। आंसर आएगा टॉर्क। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जो फ्रिक्शन है वो बर्फ में कम होता है जबकि सड़क में ज्यादा होता है। इसलिए हम सड़क पे आसानी से चल सकते हैं और बर्फ पे नहीं चल सकते, क्योंकि फिसलते रहते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा? थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की जो सुई होती है वो पानी की सतह पर किस वजह से तैर सकती है? पृष्ठ तनाव के कारण। इसे सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दबाव बढ़ाने से बर्फ का जो गलनांक होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? घट जाएगा, घटता है। शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है।
वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित हो रहेगा? घनत्व। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। वहां जो भाग होगा वो आइस समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या होता है? जब कभी आप हवाई जहाज में बैठेंगे तो पेन से आपकी स्याही निकलने लग जाएगी अगर आप पेन ले गए तो, क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट किसका संकेत है? तो वो है तूफान का संकेत। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के यंत्र से दूध की शुद्धता मापी जाती है। फ्यूज तार का क्या लक्षण होना चाहिए? तो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट एक हॉर्स पावर में होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। पास्कल इकाई क्या है? पास्कल की इकाई क्या है? पा, पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार क्या होगा? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? तो वो ग्रीस से संबंधित हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात यानी कि ठोस में होता है। जब आप लोहे के मेटल में कोई भी चीज मारेंगे तो उसमें तेज झंझनाहट सी होगी और तेज ध्वनि उत्पन्न होगी। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि यानी कि ई को उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो 310 के ज्यादा है। के का मतलब केल्विन। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी के मान एक समान होते हैं? तो -40 डिग्री पर। न्यूनतम संभव ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं यह किसका नियम है? किरचॉफ का नियम है। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा कर सकते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने नापा था। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? जो सूर्य की रोशनी है उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, आप जो तुरंत आप सोचते हो कि तुरंत हमारे पास धूप जो सूर्य की रोशनी आ गई, ऐसा नहीं होता, उसमें समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का उसमें समय लगता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। जो आप आसमान में इंद्रधनुष देखते हो जिसे हम रेनबो बोलते हैं, वो अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है सड़क पे जब धूप ज्यादा हो कि यहाँ पे जो है पानी फैला हुआ है, जबकि पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि
सब कुछ क्लियर होता है, कोई पानी वानी नहीं होता, उसका कारण मृग मरीचिका होती है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो परवलयाकार या अवतल दर्पण। जो परवलयाकार अवतल दर्पण होता है वो कार की हेडलाइट में लगा होता है। सड़क के प्रकाश स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का होता है। पानी में डूबी हुई लकड़ी किस कारण टेढ़ी दिखाई देती है? प्रकाश अपवर्तन के कारण। देखिए, जो गाड़ी में जो मिरर लगे होते हैं वो अवतल दर्पण के होते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वास्तविक तथा उल्टा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जो स्वस्थ मनुष्य की आंखें हैं वो 25 सेंटीमीटर की उसकी न्यूनतम दूरी होती है। निकट दृष्टि दोष से यानी कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में क्या लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। दूर दृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। दूर निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। घरेलू विद्युत सप्लाई में उदासीन तार यानी कि न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है? काला होता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं? वो कैडमियम या बोरॉन की बनी हुई होती हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। रेडियो धार्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो धार्मिता की खोज की थी। रेडियो धार्मिता। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धार्मिता की इकाई का नाम क्यूरी है। अगला क्वेश्चन है, एक भारी नाभिकीय के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दाब से स्वतंत्र होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन के लिए करने के लिए। ट्रांसफर का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो एसी वोल्टेज होता है उसको उपचयन या अपचयन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? जीरो डायोप्टर। दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष, अभी बताया था। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किस कारण होते हैं? व्यतिकरण के कारण होते हैं। निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? तो वो जो लाल रंग होता है उसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब हमने क्या किया कि जो फिजिक्स के 100 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 2 पे आ जाते हैं, जिसमें रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के 101 से लेके 200 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं सेक्शन वाइज भी वीडियो बना सकता था, पर मैं चाह रहा हूं कि अगर बच्चों तक ये वीडियो जाए तो एक ही वीडियो में वो बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर कर लें और याद कर लें। देखिए केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जो लेबोजियर को क्या कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेबोजियर को। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में
कण होते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10 से -15 मीटर तक का होता है, 10⁻⁻15 मीटर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है, याद रखना। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जब मैंने 2017 में पेपर दिया था तब ये क्वेश्चन आया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो मतलब खोज भी पूछ ली जाती है। रेडियो धार्मिकता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो धार्मिकता की खोज की थी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। गामा किरणों की खोज किसने की? पॉल विल्लार्ड ने। जो है ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल आपका सही है, पॉल विल्लार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। इसके ऊपर मूवी बनी है ओपनहाइमर। तो जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था, विकास किया था। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबे रेनर ने तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। आवर्त सारणी यानी कि जो पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहा जाता है? तो डी.आई. मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने दिया? मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है भैया, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओसियम सबसे भारी धातु होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। अक्रिय गैसों यानी कि नोबल गैसेज की खोज किसने की? रैमजे ने। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक सुरक्षित है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, जो हंसाने वाली गैस है, जिसे सूंघने से आदमी हंसने लगता है, उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो जीनोन जो गैस है उसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अम्ल वर्षा पर्यावरण में किसके प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? आर्गन। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। जो आग लग जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके द्वारा आग को बुझाया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन गैस होती है या एथिलीन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू LPG सिलेंडरों में मुख्य रूप से क्या भरा होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन भरा होता है। जो आपके घरेलू गैस सिलेंडर जो होते हैं LPG के, उनमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी होती है। रसोई गैस LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मतलब LPG गैस लीक हो रही है या नहीं, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन है, CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। वाटर गैस किसका मिश्रण होती है? CO+H2 का मिश्रण वाटर गैस होती है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होती है? CO+N2 का यानी कि नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है भैया, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटीन या H+ आयन देता है, सॉरी प्रोटीन अपॉन H+ आयन भी वो देता है। ऑप्शन सी जो है आपका, इसमें ऑप्शन, एक सेकेंड बच्चों, अम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन
प्रोटॉन देता है। तो ये जो प्रोटीन लिखा हुआ है ये गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। H+ आयन प्रोटॉन देता है। भस्म या क्षार वह पदार्थ है जो OH आयन देता है या प्रोटॉन ग्रहण करता है। इसका सही आंसर है OH आयन देता है या प्रोटॉन ग्रहण करता है। देखिए आप कंफ्यूज मत होना, इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें भी लिख दी हैं कि OH या तो आयन देता है या प्रोटॉन ग्रहण करता है। अब अगला क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन घोल जैसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। पीएच पैमाने का निर्धारण किसने किया था? तो जो सोरेनसन थे उन्होंने इसका निर्धारण किया था पीएच पैमाने का। मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। पानी का 7 होता है और मानव रक्त का 7.4 होता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है किसके कारण? अम्ल के कारण। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है किसके कारण? क्षार के कारण। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ये अभी बताया। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। सिरके यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक मारने से कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। मानव अमायस यानी कि पेट में, मानव के जो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल है? HCl। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेनिक अम्ल के द्वारा कपड़ों पे जो जंग लग जाती है, कोई तार आप जैसे टांग दो उस पे कपड़े, तो आपके कपड़ों में जंग लग गई, तो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है तो वो होता है बच्चों H2SO4। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड। जो नमक होता है उसे सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, इसका सूत्र है NaCl। अगला क्वेश्चन है, धोने के सोडे यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो आपका साबुन होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद कर लेना। ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O। मैंने हर टॉपिक से, हर चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं, रासायनिक सूत्र भी लिए हैं, आविष्कारक भी लिए, सब इसमें इंक्लूड है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ के जाएंगे तो अच्छे से आप कवर कर लेंगे। चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी होती है? CO2 होती है। भारी जल का रासायनिक सूत्र और अणुभार क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र तो है D2O और अणुभार है 20। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण के कारण यानी केमिकल चेंज के कारण लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम और निकेल का। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा और जस्ता दोनों होती हैं। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन यानी कि Cu+Sn का। जो तांबा होता है उसे Cu बोलते हैं
और जो टीन होता है उसे SN बोलते हैं। टांका यानी कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टांका मतलब समझते हो, जो आयरन होता है उसकी मदद से हम जो टांके लगाते हैं प्लेट वगैरह में जो तार जोड़ते हैं, तो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सोने की शुद्धता किस इकाई में मापी जाती है और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है और ये 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। जो आप 18 कैरेट 22 कैरेट का ये सब खरीद लेते हो वो शुद्ध सोना नहीं है, उसमें मिलावट होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 18 कैरेट से मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75% होता है, यानी कि 25% कम होता है। किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उद्योगों में होता है, तो इसका नाम है टाइटेनियम। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? मरकरी को जाना जाता है, यानी कि पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? मरकरी यानी कि पारा। कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु की पूछिए तो वो ब्रोमीन और धातु मरकरी। अगला है, किस अधातु में धातु जैसी चमक पाई जाती है? तो आयोडीन और ग्रेफाइट में धातु जैसी चमक पाई जाती है, जबकि वो होते अधातु हैं। किस धातु को केरोसिन तेल यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम को। चाकू से काटी जा सकने वाली सबसे मुलायम धातु कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। चाकू से भी काट सकते हैं। आतिशबाजी यानी कि पटाखों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो हरा रंग दिखता है ना उसमें, तो वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। पटाखों में लाल घट चटक रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रोसियम के कारण। स्ट्रोसियम के कारण। अगला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। कोयले की किस किस्म में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक यानी कि उच्चतम कोटि होती है? ये है आपका एंथ्रासाइट। इसका आंसर जो है डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो ये है कार्बन के। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। प्राकृतिक रबड़ जो होती है वो किसका बहुलक है? वो है आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रबर को कड़ा और टिकाऊ बनाने के लिए सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं वल्कीकरण। क्या बोलते हैं? वल्कीकरण। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? ये है एडिपिक अम्ल, तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन सा है? सेलुलोज और स्टार्च। डी ऑप्शन सही है। पॉलिथीन किसका बहुलक होता है? एथिलीन का होता है। नॉन स्टिक यानी कि बिना चिपकने वाले रसोई के बर्तनों पर किसकी कोटिंग होती है? टेफलॉन की होती है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के स्विच और बर्तनों के हत्थे बनाने में किस प्लास्टिक का प्रयोग होता है? बेकेलाइट का। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोनाइट का हुआ था, MIC। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया। सबसे पहले जो बनाया था, जो आप खेतों में यूज करते हो, वो कार्बनिक यौगिक जो सबसे पहला है वो है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? 46%, 46% होता है। सिरका किसका जलीय विलयन है? एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। अगला क्वेश्चन है, शराब और बियर में मुख्य रूप से कौन सा अल्कोहल पाया जाता है? एथिल अल्कोहल पाया जाता है। आज के लोग पीते हैं एथिल शराब और बियर पीते हैं, उनमें एथिल अल्कोहल मिला होता है, जो काफी हानिकारक होता है हमारे लिए। जहरीली शराब त्रासदी में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा अल्कोहल होता है? मेथिल अल्कोहल। ये मतलब एथिल अल्कोहल कम नुकसान करता है, लेकिन अगर जो जहरीली शराब है, जो एक्सपायरी डेट है और उसमें मेथिल अल्कोहल
पाया गया तो ये समझ लो वो मृत्यु हो जाएगी, वो जो व्यक्ति पी लेगा उसे। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है CHCl3। निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। TNT का मुख्य रूप से कहाँ उपयोग होता है? विस्फोटक के रूप में TNT का उपयोग होता है। RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट जो है RDX का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन जो 200वां क्वेश्चन है वो है डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक थे आपके अल्फ्रेड नोबेल। देखिए केमिस्ट्री के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ करा दिए। अब आ जाते हैं मैथ पे। अब यहाँ मैथ पे मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, वीडियो काफी बड़ी होती जा रही है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, शायद इससे आपको कुछ फायदा मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? तो वो 7/5 होगा। समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल रूट क्या होंगे? 2 और 3 होंगे। जब हम इन्हें फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 निकल के आ जाएंगे। बिंदुओं 2,3 और 5,7 के बीच की दूरी कितनी होगी? 5 होगी। अगला है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी परिधि क्या होगी? 44 सेंटीमीटर होगी। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? 5.5 होगा। यदि log 2x बराबर 5 हो तो x का मान क्या होगा? 32। एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? 216 वर्ग सेंटीमीटर। यदि sin a बराबर 1/2 हो तो cos 2a का मान क्या होगा? 1/2 ही होगा इसका भी। अगला क्वेश्चन है श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 10वां पद क्या होगा? 29 होगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 4:5। देखो इससे 4, ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 2 गुनी और ऊंचाई आधी कर दी जाए, कोई बेलन है उसकी त्रिज्या जो है 2 गुनी कर दी और ऊंचाई आधी कर दी, तो उसका आयतन कैसा हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र क्या है? 1/3 पाई h ब्रैकेट में कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये याद कर लेना, आएगा सूत्र। और भी सूत्र मैंने लिए हैं। यदि बहुलक यानी कि मोड 12 और माध्य यानी कि मीन 6 है तो माध्य का यानी कि मीडियन क्या होगा? तो वो होगा भैया 8। एक पासे को फेंकने का पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को फेंक रहे हैं तो सम संख्या क्या हो सकती है? उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? तो 1/2। यदि x + 1/x बराबर 3 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? देखो जब वर्ग कर देंगे दोनों साइड का तब आंसर निकल के आएगा 7। समीकरण निकाय 2x + 3y = 5 है और 4x + 6y = 10 है। इसके कितने हल हो सकते हैं? अनंत हल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 9√3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यदि cot a बराबर b/a तो a sin a माइनस b cos a अपॉन a sin a प्लस b cos a का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा a² - b² अपॉन a² प्लस b²। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और समान होने का प्रतिबंध क्या है? तो वो है b² - 4ac = 0। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ही उनके आंसर होते हैं, कुछ को सॉल्व करना पड़ता है। अब जैसे कि ये है log x + log y = log इंटू x + y है, तो y का मान x के पदों में क्या होगा? तो x/x - 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या क्या है? 36 है। यदि किसी आयत की लंबाई 20% वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो 4% की कमी होगी। अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो है 60। रूट इनका एलसीएम लेंगे तो ये 60 आ जाएगा, तो वह छोटी छोटी संख्या आपको मिल जाएगी। √3 किस प्रकार की संख्या? ये एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और वह केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 10 सेंटीमीटर की होगी। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान क्या होता है? 1। अगला क्वेश्चन है, सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा? √2 होगा। ये टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन है। यदि बिंदु 1,2 0,0 और A,B संरेख यानी कि कोलिनियर हों तो A और B में क्या संबंध है? B बराबर 2A हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जिसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यदि 5, 7, x 9 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा? वो भी 7 ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/13। ठीक है। यदि किसी संख्या का, भाई एक ताश निकाल रहे हैं, देखो एक ताश निकाल रहे हैं, 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 4 पत्ते होते हैं इक्के के, तो एक निकाल रहे हैं तो 1/13 हो जाए, यानी कि 13 चौका 52, 1/13। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो वह संख्या क्या है? 150 है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। समांतर श्रेणी 7, 12, 17, 22 का सर्वांतर क्या है? तो वो है 5। ठीक है, 5 का ही तो फर्क है इनमें, सर्वांतर को बोलते हैं अंतर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष 0,0, 4,0 और 0,3 हो तो उसका परिमाप क्या होगा? 12 होगा। बाकी सब 0 है, 4 की 3 में गुणा कर दोगे 12 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है? 28 होता है। एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका कुल परिमाप कितना होगा? 36 सेंटीमीटर होगा। यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A + B + C/C का मान क्या होगा? 2 होगा। अगला क्वेश्चन है भैया, यदि दो संख्याओं का मैस है 12 और लय से 72 है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सूत्र लगा देना, फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, और जब उनके मान रख देना जो दे रखी है, दूसरी संख्या निकल आएगी, तो आंसर आ जाएगा आपका 36। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x² - 7x + 12 के मूलों का योगफल क्या होगा? तो वो 7 होगा। समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? वो 12 होगा। एक रेखाखंड का मध्य बिंदु जिसके सिरे 2, -3 और 6,5 हैं, तो क्या होगा? 4,1 उसका रेखाखंड मध्य बिंदु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर है 10 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? वो 2640 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 21% वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और tan 89 डिग्री का मान क्या होगा? 1 होगा। यदि x% का 80 बराबर 64 हो तो x का मान बताओ। x गुणा 80/100 बराबर 64 कर देना और काट पीट मचा के आंसर आ जाएगा 80। एक घड़ी की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 6 डिग्री का कोण बनाती है एक घड़ी की सुई 1 मिनट में। 30 डिग्री और 60 डिग्री के दो कोण आपस में क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान 0 डिग्री स्मॉल देन एंड इक्वल थीटा एंड स्मॉल देन इक्वल 90 डिग्री, तो क्या होगा? वो 45 डिग्री होगा। लघुगणक यानी कि log AB का मान किसके बराबर होता है? log A + log B के बराबर होता है।
यदि एक संख्या का 3 गुना उसके 1/5 भाग से 28 अधिक है तो संख्या क्या होगी? 10 होगी। अगला क्वेश्चन किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है? समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है अर्धवृत्त में बना कोण। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रयासता क्या होगी? 1/2 होगी। यदि log 2 बराबर इतना है तो log 20 का मान क्या होगा? 1.3010। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें 10 की गुणा कर देना। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होंगे? तो √3 - √3 होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। देखो कुछ इस तरीके के चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब दोनों ही माइनस के हैं तो ये तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यदि 2 कैप x बराबर 8 हो तो x का मान क्या होगा? 3 होगा। यदि किसी संख्या का वर्गमूल 13 है तो वह संख्या क्या है? 169 हो जाएगी, 13 13 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर ही तो है वो। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी 5 और 13 का जो होता है वो 12 होता है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समांतर श्रेणी 3 7 11 15 का अगला पद क्या हो सकता है? 19 होगा। 3 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 15, सब में 4 4 प्लस हो रहा है तो 15 में 4 जोड़ोगे तो 19 आंसर आ जाएगा। यदि cos a बराबर 4/5 है तो tan a का मान क्या होगा? इस cos a को tan a में कन्वर्ट करो और 3/4 आंसर इसका आ जाएगा। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 खींची जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में आएगा? तो ये चतुर्थ में आएगा। देखो y जो है प्लस का है और x जो है माइनस का है, तो ये चतुर्थ होता है, ये ये होता है चतुर्थ। ठीक है, तो जो 4 है वो है प्लस का और जो -3 है वो है माइनस का, तो माइनस नीचे, ये y वाला माइनस इधर होता है और ये y वाला प्लस इधर होता है, ये x वाला प्लस इधर होता है, ये x वाला माइनस इधर होता है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो प्लस का x यहाँ पे आ रहा है और माइनस का y यहाँ पे आ रहा है, तो ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। ऐसे करते हैं। यदि p e बराबर 0.05 है तो e नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो 0.95 होगी। 100 का log 10 का मान क्या होगा? 2 होगा। किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πRh होता है। अगला क्वेश्चन है किसी गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3πr³ होता है। यदि x + y बराबर 14 है और x - y बराबर 4 है तो x का मान निकाल लो, आसानी से निकल आएगा, 9 आएगा। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। देखो 2x + y, 2x बराबर हो जाएगा आपका 10। अगर जोड़ेंगे x + y, x - y जोड़ दो, ये है 14 और ये है 4, तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये 14 और 4 18, तो 2x में से x का मान निकालना है, 18/2 आ जाएगा, तो काटेंगे तो क्या बचा? 9। तो 9 क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है, y का पूछा है, अब इसमें y का बता देना। तो ठीक है, अगले में y में 5 आ जाएगा आंसर।
अगले क्वेश्चन में 2 3 3 4 5 3 6 का बहुलक क्या होगा? बहुलक वो होता है जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो 3 रिपीट ज्यादा बार हो रहा है तो 3 आंसर आ जाएगा। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं एक लीप वर्ष में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। यदि किसी संख्या का घन 125 है तो उसका वर्गमूल क्या होगा? तो √5 होगा। समीकरण एक्स स्क्वेयर माइनस 9, ये ध्यान रखना, इसका घन बताया है 125, तो √5 ही क्या होगा? इसका आंसर होगा। दे रखा है तो √5 ही आएगा। वैसे कंफ्यूज हो सकते थे 5 में भी, लेकिन √5 दिया तो √5 ही इसका आंसर हो जाएगा। समीकरण एक्स स्क्वेयर माइनस 9 के मूल क्या होंगे? प्लस के 3 हो सकते हैं और माइनस के 3 हो सकते हैं, क्योंकि -9 को एक बार 3 का स्क्वायर ही तो है ये, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, x + 3 कर देंगे, x - 3 कर देंगे, a² - b² वाले सूत्र से। साइन 90 का मान क्या होता है? सबको पता है 1 होता है, जिसे टेबल याद है वो कर देगा। cos 90 का मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है। tan 45 का मान 1 होता है। यदि किसी आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? ये आप निकाल सकते हो। परिमाप होता है 2 × l + b, और जिसमें आपको परिमाप दे रखा है और लंबाई दे रखी है, चौड़ाई भी निकालनी है, आप आराम से निकाल लोगे। 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के 2 कोण 45 डिग्री और 65 डिग्री हैं। तीसरा कोण क्या होगा? 70 डिग्री होगा। यदि 10 20 x 40 समानुपात में हो तो x का मान क्या होगा? देखो 10/20 करेंगे, x/40 करेंगे, तो 1/2, ऐसे 10/20 बराबर x/40, तो 20 दूनी 40, तो 10 में हो जाएगी 2 की गुणा, तो 10 दूनी 20, तो आंसर आ जाएगा क्या आपका? 20। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 55 होगा। वृत्त के देखो प्रथम 5 प्राकृत 1 2 3 4 5, इसका 1 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 16 हो गया, इसका 25 हो गया। अब इन सबको जोड़ दो, 16 9 25, 25 25 50, और 4 और 1 5, 55 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया होगा, देखो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? 55 होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही है। वृत्त के केंद्र पर बना पूरा कोण कितने अंश का होता है? वृत्त के केंद्र पर अगर पूरा कोण बना है तो वो 360 डिग्री का होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान भी 1 होता है। यदि log x बराबर 3 है आधार 10 पर, तो x का मान क्या होगा? 1000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान हो तो त्रिज्या क्या होगी? दो मात्रक होगी। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। यदि एक संख्या का 25% 50 है तो वह संख्या क्या है? मान लो x का 25% 50 है, तो ऐसे करेंगे, x का 25% 25/100 बराबर 50। तो 25 से काटा 2 बार और 100 की गुणा कर दी 2 में, तो 200 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो 15 होगा। 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x² + 5x + c बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होता है? -5 होएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में से 10 घटाने पर 20 प्राप्त होता है तो संख्या का दोगुना क्या होगा? तो वो 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। यदि कोई संख्या है उसे 10 घटाने पर 20 प्राप्त हो रहा है तो संख्या का दुगुना क्या हो जाएगा? भाई 10 और 20 30, और 30 में से 30 का दुगुना क्या होता है? 60। tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। देखिए
300 क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिए खूब अच्छे से। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की है। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, जो मैंने मैथ के क्वेश्चन कराए हैं, मैथ के क्वेश्चन को आप अपने घर पे लिख लिख के एक बार सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर बताए हैं। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर करके बता पाऊँ, वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और हमारे पास समय भी कम है। तो आप आसानी से अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल खुर्जा कोचिंग सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पॉलिटेक्निक से आने वाली इंफॉर्मेशन हर टाइप की मैं आपको बताता रहूँगा, और सब चीज़ें आपके माइंड में मैं देता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।